का तमाम ये संबोध लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू हो उससे पहले देखिए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी आज स्मार्टफोन बाजार में हो रही करोड़ों की टैक्स चोरी। अदानी ने क्यों बंद किए सीमेंट प्लांट? शेयर बाजार में क्यों कम हो रही ट्रेडिंग? क्या अमेरिका बंद कर देगा टिकटॉक? कितने बोझ में दबी रेलवे? और कर्ज बाजार में दिखने लगी महंगे कर्ज की मार। कर्ज लगातार महंगा हो रहा है और इसके असर, इसके साइड इफेक्ट कह लीजिए या इसके प्रभाव कह लीजिए, अब कर्ज बाजार पर दिखने लगे हैं। किस तरह से दिखने लगे हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे मनी सेंट्रल में। शुरुआत स्मार्टफोन बाजार से। यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आपको नहीं पता होगा। ग्रे मार्केट में हाई एंड स्मार्टफोन की बिक्री से सरकार को हर साल 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी ICEA के मुताबिक एप्पल और सैमसंग के महंगे मॉडल की बिक्री ग्रे मार्केट में धड़ल्ले से हो रही है। ग्रे मार्केट आप ऐसे समझिए चोरी का बाजार, जहां पर आप बिना टैक्स दिए माल बेच रहे हैं, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। यहां ग्रे मार्केट में महंगे स्मार्टफोन की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इससे सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है और सरकार को करीब अनुमाने 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सर, कितना बड़ा है ये बाजार और कैसे ग्रे मार्केट तैयार हो रहा है? शुभम, ये पहली बार भारत के स्मार्टफोन बाजार से इस तरीके की खबरें आई हैं। लोगों को शायद ये अंदाज होगा, जो लोग स्मार्टफोन बाजार को करीब से देख रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से आने वाले विज्ञापनों पर, जहां पर आपको इकट्ठे कई सारे फ़ोन दिखाई देते हैं जो बाजार में उन्हीं फ़ोन की जो टैक्स पेड कीमत है उससे कम है, और हम ये समझ नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं कि ये फ़ोन आखिर ब्रांडेड स्टोर से इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं। इंडियन सेल्युलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें अपनी पड़ताल के आधार पर पाया है कि बाजार में कम से कम 1.2 मिलियन यानी 12 लाख के आसपास हाई एंड डिवाइसेस हैं जो 10,800 करोड़ रुपए की हैं, जिनका इंपोर्ट भारत में किया गया और इन्हें बेचा जा रहा है, और इससे करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के टैक्स का नुकसान हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, ये जानना ज़रूरी है। भारत में स्मार्टफोन्स के आयात पर ऊंची कस्टम ड्यूटी है, करीब 22% के आसपास ड्यूटी है। इसके अलावा 18% का GST है, और इसने भारत में करीब लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर के आसपास का स्मगल मार्केट तैयार कर दिया है, तस्करी का बाजार तैयार कर दिया है। भारत में स्मार्टफोन दुनिया के बाजारों की तुलना में ज़्यादा महंगे हैं, और ख़ासतौर से हाई एंड डिवाइसेस तो काफ़ी महंगी हैं। उसकी बड़ी वजह है कि इनके ऊपर लगने वाला टैक्स है, और उस टैक्स के कारण भारत के बाज़ार में जो फ़ोन आ रहे हैं वो किसी दूसरे रास्ते से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, और वो बगैर टैक्स के बाज़ार में उपलब्ध होते हैं और मिलते हैं। अब ये स्थिति काफ़ी बड़ी हो गई है। इस बाज़ार में शुभम 80 से 90% फ़ोन सैमसंग और एप्पल से के जुड़े हुए हैं, जैसे कि सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 4 जो उनका सबसे लेटेस्ट मॉडल है, जिसका कि प्राइस करीब $1,499 के आसपास है, वो भी इस मार्केट में, ग्रे मार्केट में बगैर टैक्स के मिल रहा है। सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बात यह है कि सरकार अपनी सारी तैयारियों और कोशिशों के बावजूद इनका आयात कैसे हो रहा है ये समझ नहीं पा रही है। बाजार के सूत्रों का या बाजार के लोगों का कहना है कि इन फोन्स का आयात सामान्य चैनल से ही हो रहा है, पर लेकिन वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के वेश में या किसी दूसरे प्रोडक्ट के डिक्लेरेशन के साथ हो रहा है, तभी इतनी बड़ी मात्रा में वही फ़ोन जो आपको टैक्स पेड मिलता है, वही फ़ोन बाजार में ग्रे मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। अदानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बरमाड़ा स्थित ACC सीमेंट प्लांट को और दालडा घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट को बंद कर दिया है। अदानी ग्रुप के हवाले से ये कहा गया है कि भारी घाटे की वजह से तत्काल प्रभाव से सीमेंट प्लांट में कारोबारी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। ACC सीमेंट प्लांट में 980 कर्मचारी और अंबुजा प्लांट में 800 कर्मचारियों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा अगर ये दोनों प्लांट बंद हो जाएंगे पूरी तरह से। सर, क्यों बंद किए गए प्लांट? क्या ठोस वजह बताई गई कंपनी की तरफ से?
शुभम, ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली भी है और सनसनीखेज भी है। सनसनीखेज इस दृष्टि से कि इस खबर का एक राजनीतिक पक्ष है और इस खबर का एक आर्थिक पक्ष भी है और कारपोरेट पक्ष भी है। अडानी समूह जिसने अभी सीमेंट क्षेत्र में बड़ा अधिग्रहण किया है और अब बाजार में बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है, उसके लिए ये किसी सीमेंट प्लांट को बंद करने का पहला बड़ा मामला है। और इससे बाजार ये मान सकता है कि अडानी समूह के पास दबाव ज़्यादा है, वित्तीय चुनौतियाँ हैं और जिसके कारण और भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में मांग कम होने के कारण सीमेंट प्लांट बंद किया जा रहा है। सीमेंट प्लांट बंद करना आमतौर पर कोर इंडस्ट्री में मांग ना होने का संकेत और सबूत माना जाता है, शास्त्रीय रूप से, अर्थशास्त्र बाजार की भाषा से। कंपनी ने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की लागत बहुत ज़्यादा है और इसके कारण कंपनी को संचालन के चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसे इस प्लांट को बंद करना पड़ रहा है। अब यहाँ से एक दूसरा और भी पहलू है जो राजनीतिक रूप से इस फैसले को थोड़ा उलझन भरा बनाता है। हिमाचल में अभी सरकार बदली है और हिमाचल में सरकार बदलने के बाद निवेश आने के बजाय मौजूदा निवेश के खत्म होने का और बंद होने का ये पहला बड़ा फैसला है। कहा यह जा रहा है, चर्चा ये है, जो लोग बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की कीमतें काफ़ी ऊंची हैं और वहाँ की सरकार, जो नई सरकार है, वो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट सस्ती करने के लिए अधिकारियों से और अपने कर्मचारी और अपने नेटवर्क और सरकार के ढांचे को इस बात के लिए तैयार कर रही है कि कंपनियों से बात करके सीमेंट की कीमतें कम की जाएँ। दूसरी तरफ अडानी समूह का कहना यह है कि उसके जिन दोनों प्लांट्स को बंद करने की बात आ रही है, वो पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन कास्ट महंगी होने के कारण, यानी भाड़ा पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा है, माल भाड़ा और फ्रेट महंगा होने के कारण कंपनी को संचालन करने में दिक्कत हो रही है। बड़ा झटका है ये हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री स्पेस के लिए, अगर अडानी के प्लांट दोबारा शुरू नहीं होते हैं। चलते चलते ये भी पता चला है कि राज्य की सरकार ने इसमें दखल दिया है और जो प्रबंधन है अडानी समूह का, उसके साथ जिले के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी बात कर रहे हैं और समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी पहले से ये बताती रही है कि जो फ्रेट रेट्स हैं सीमेंट को और रॉ मटेरियल को ले जाने के, जो पहले से ही हैं, वो ऊंचे फ्रेट रेट हिमाचल प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अब यहाँ से 2-3 महत्वपूर्ण भी निकलते हैं, इसके राजनीतिक फलितार्थ भी निकाले निकाले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सीमेंट सेक्टर में, पहाड़ी इलाकों में सीमेंट की महंगाई और फ्रेट रेट बहुत ऊँचे हैं, तो देश के अन्य हिस्सों में फिर सीमेंट कंपनियों को अब दिक्कत होना शुरू होगी। शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने की वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी घट गई है। ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि नवंबर के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने वाले एक्टिव ट्रेडर का आंकड़ा घटकर 3.6 करोड़ रह गया है, जो 5 महीने का निचला स्तर है। अक्टूबर के दौरान एक्टिव ट्रेडर का आंकड़ा 3.67 करोड़ था। बाजार में लार्ज कैप शेयरों में तो ट्रेडिंग बढ़ी है, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों में ट्रेडिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से कुल ट्रेडिंग एक्टिविटी में गिरावट देखने को मिली है। सर, इसका ओवरऑल टर्नओवर पे भी कुछ असर पड़ा है? हाँ, केवल ट्रेडिंग एक्टिविटी ही कम नहीं हुई है। हम शेयर बाजार में कुछ अजीब सा पैराडॉक्स सा संगति दिखाई दे रही है। शेयर बाजारों में तेजी है, तमाम मैक्रो इकोनॉमी से, वास्तविक अर्थव्यवस्था से विपरीत खबरों के बावजूद शेयर बाजार तेज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज बाजारों में गिरावट दिखाई दी, इसके बाद भी कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जो रफ्तार थी उसको थोड़ा धीमा किया। लेकिन शेयर बाजारों के भीतर कई महत्वपूर्ण नए संकेत दिख रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कारोबार में सक्रियता और गतिविधियां जो प्रमुख स्टेक होल्डर हैं वो कम हो रही हैं। टर्नओवर भी लगभग फ्लैट है, कोई एवरेज डेली वॉल्यूम में पिछले 2 महीने से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी है। जो डेली वॉल्यूम 146 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, वो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बताती है। जो एवरेज डेली रिटेल वॉल्यूम है वो भी 60 लाख करोड़ के आसपास है। दर्शकों को याद होगा कि मनी सेंट्रल में हम लोग रिटेल सेक्टर के पार्टिसिपेशन के घटने पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं शुभम, कि कैसे रिटेल का पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में गिर रहा है, घट रहा है। टर्नओवर रिटेल सेक्टर का भी करीब 60 लाख करोड़ के औसत के आसपास मौजूद है। जो डिमैट अकाउंट्स के आंकड़े आ रहे हैं, जिन पर वो भी चर्चा में है, डिमैट अकाउंट्स की संख्या भी लगातार गिरी है और नए डिमैट अकाउंट बढ़े नहीं हैं। CSDL का डेटा बताता है कि ऑलमोस्ट डिमैट अकाउंट्स जो जितने हैं वो पहले से उसी जगह मौजूद हैं। तो कुल तस्वीर ये बनती है कि शेयर बाजार बढ़ रहा है, सूचकांकों में बढ़त दिखाई दे रही है, कारोबारियों का उत्साह धीमे धीमे से कम हो रहा है। दूसरी और चीज़ ये कि अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड की गतिविधियों की गिरावट को भी मिला लें, जो दिखाई दे रहा है कि भारत में म्यूचुअल फंड में एक्टिविटी कम हो रही है, तो बाजार की स्थिति, बाजार की गहराई घटती दिखाई दे रही है। बाजार का मूवमेंट काफ़ी तेज है।
और हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिन बाज़ारों में ट्रेडर्स के पार्टिसिपेशन कम होते हैं, जहां से शेयर बाज़ार में निवेशक सक्रिय होते हैं, वहां वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर उतार चढ़ाव काफ़ी तेज होते हैं, जिसका नुकसान निवेशकों को उठाना पड़ सकता है। तो शेयर बाज़ार के प्रकृति के बारे में, भीतर की प्रकृति के बारे में ये खबर थोड़ी सी बाजार की दृष्टि से चिंताजनक है। और एक चलते चलते एक बात और कि शेयर बाज़ार में जो गतिविधियाँ, ट्रेडिंग गतिविधियाँ भी हैं और जो इस निवेश की गतिविधियाँ हैं, उनका भी दायरा छोटा हो रहा है। कुछ कंपनियां, चुनिंदा कंपनियां हैं जिन पर सारी की सारी गतिविधियां सक्रिय हैं, और इसलिए मिड कैप और मिड कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप सेगमेंट में हमें उतनी सक्रियता नहीं दिखती। और इससे पहले आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले मनी सेंट्रल में आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में भी सिप कराने वाले लोग घट रहे हैं, सिप टूट रही हैं। इधर अब शेयर बाजार में एक्टिव ट्रेडर भी घट रहे हैं। बाजार भले ऊंचाइयों पर हो, लेकिन नीचे नीचे पीछे पीछे लोग वहां से निकल रहे हैं, निवेशक वहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उतना जितना पहले कर रहे थे। बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिकी फेड ने एक बार फिर ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी की है। हालांकि महंगाई में आई हल्की नरमी के चलते पिछली बार की तरह 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी नहीं हुई, इस बार 0.25% कम बढ़ोतरी की गई। साथ ही फेड ने संकेत भी दी कि 2023 के अंत तक ब्याज दरों को और 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जा सकता है। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि अभी ये कहना मुश्किल है कि ब्याज दरों में कटौती कब से शुरू होगी। अभी फेड का पूरा ध्यान महंगाई को 2% का जो स्तर है, जो लक्ष्य है, उस पर लाने का है। सर, कटौती कब से शुरू होगी ये तो नहीं पता, बढ़ोतरी कब तक जारी रहेगी, इसका कुछ अनुमान? शुभम, कल फेडरल रिजर्व के इस फैसले के बाद बाजार में उत्साह नहीं दिखा। आमतौर पर बाजार ये अपेक्षा कर रहा था कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े बेहतर आए हैं और इसके बाद फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को कम करेगा। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को कम भी किया। 75 बेसिस पॉइंट या 0.75% की बढ़ोतरी के बजाय 0.50% की 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, और जिसमें ये संकेत दिया है कि अर्थव्यवस्था में जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनको करीब से देखा जा रहा। पर एक बड़ी चीज जो निकल कर आई, जिसने बाजार को और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को फेड के इस अच्छे फैसले पर, सो कॉल्ड अच्छे फैसले पर खुश होने का मौका नहीं दिया, वो ये था कि फेडरल रिजर्व ने ये कहा कि ब्याज दरें 5.1% तक जा सकती हैं, और ये अमेरिका के बाजार की दृष्टि से काफ़ी ऊंचा स्तर है। यानी 5.1% के बाद, टर्मिनल रेट के बाद शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती शुरू करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जेरोम पावेल ने खुलकर ये नहीं कहा कि कटौती कब शुरू होगी। तो दूसरा बिंदु ये था जिसके कारण शेयर बाजारों को और निवेशकों को लगा कि चीज़ें वैसी बिल्कुल नहीं बनती दिखाई दे रही हैं फेडरल रिजर्व के स्तर पर, जैसी उम्मीद महंगाई में थोड़ी मामूली कमी के तौर पर दिखाई दी थी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका में महंगाई का लक्ष्य 2% है। 2% तक लाए बिना फेडरल रिजर्व इसे रोकने को तैयार नहीं होगा। ये भी बात कल जेरोम पावेल ने कही है। और अभी 2% के हिसाब से भारत से अमेरिका की महंगाई दर को 5 से 6% नीचे आना है गिरावट के तौर पर। उलझन और दुविधा बाजार की ये है, निवेशकों की ये है कि जैसे ही महंगाई में थोड़ी सी कमी दिखाई दी है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया गया है, डॉलर इंडेक्स टूटा है और कमोडिटीज़ की कीमतें वापस बढ़ने लगी। यानी महंगाई का पहिया जो थोड़ा रुका था वो फिर तेजी से घूमने लगा है। और इसलिए शायद ये कटौती धीमी तो होगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी धीमी तो होगी, पर कटौती शुरू होने में पूरा 1 साल यानी 2023 का साल लग जाएगा। 2022 के अंत में हम हैं और अगले साल की आर्थिक विकास दर के आकलन भी 1% से नीचे के हैं अमेरिका में। तो ये सारी परिस्थितियां एक किस्म से स्टैगफ्लेशन की तरफ इशारा कर रही हैं, छोटी अवधि की स्टैगफ्लेशन के लिए की तरफ इशारा कर रही हैं। हालांकि ये शब्द आमतौर पर खुलकर बैंकर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप जेरोम पावेल के आंकड़ों को करीब से देखें तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि स्टैगफ्लेशन थोड़े समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रहेगी। बाइडेन प्रशासन 30 से ज़्यादा चीनी कंपनियों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डालने की योजना बना रहा है। अगर ये कंपनियां ब्लैकलिस्ट होती हैं तो अमेरिकी कंपनियों के कंपोनेंट नहीं खरीद पाएंगी। अमेरिका के इस कदम से दुनिया की 2 इकोनॉमिक सुपर पावर के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। सर, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पर ये बैन लग सकता है? काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस कंपनी का नाम आ रहा है वो YMTC है। YMTC अमेरिका की बड़ी चिप मैन्युफैक्चरर है, यांगजी मेमोरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये उसी जद्दोजहद का हिस्सा है जो चिप को लेकर या सेमीकंडक्टर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में शुरू हुई है। अमेरिका ने ताइवान के साथ तनाव के बाद
चिप की तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था जो अमेरिका से चीन को जाती हैं, और कई सारे उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे WTO में चुनौती दी है चाइना ने, और चाइना ने अपने यहाँ चिप इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए एक पैकेज जारी किया है। लेकिन अब उससे थोड़ा और आक्रामक होते हुए अमेरिका ने कुछ और कंपनियों को शामिल किया है जो चिप कारोबार से जुड़ी हैं, उनके कारोबार भी रोके गए हैं। उन निर्यात तो पहले से ही बंद थे, पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर में हुआवे और ZTE जैसी जो बड़ी चीन की कंपनियां हैं उनका के लिए भी अमेरिका का बाजार बंद किया जा चुका है। अमेरिका का प्रशासन धीमे धीमे चीन की उन कंपनियों को टारगेट कर रहा है जो हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में सक्रिय हैं और जिन्होंने अमेरिका के बाजार में काफ़ी दखल बना रखी है। सर, टिकटॉक पर भी प्रतिबंध की तैयारी चल रही है क्या? हाँ, ये दूसरी तैयारी है जो कि दिखाई दे रही है। अमेरिका में 3 लॉ मेकर्स हैं, 3 सांसद हैं जिन्होंने मैक्रो रूबियो जो कि रिपब्लिकन सांसद हैं, माइक गैलगाहर और डेमोक्रेट राजा कृष्णमूर्ति, इन 3 लोगों ने मिलकर अमेरिका की संसद में एक बाईपार्टिजान प्रस्ताव पेश किया है, बिल पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंध किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि टिकटॉक चीन और रूस के लिए अमेरिका में के लोगों की जासूसी करता है, और ये ऐप जिस तरह से पॉपुलर है उस हिसाब से अमेरिका के लोगों का जो निजी डेटा है, प्राइवेट डेटा है, वो उसमें जा रहा है। और ये चूंकि टिकटॉक को चलाने वाली कंपनी, उसकी मालिक कंपनी चीन की है, इसलिए अब अमेरिका में संसदों के स्तर पर, लॉ मेकर्स के स्तर पर टिकटॉक पर प्रतिबंध की तैयारी या प्रतिबंध की पेशबंदी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर चीन ने मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गल्फ अरब देशों से और ज़्यादा तेल और नेचुरल गैस खरीदने की घोषणा की है। उन्होंने अरब देशों से डॉलर की जगह युआन में व्यापार करने की बात कही है। इसी हफ्ते शी जिनपिंग ने अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की और दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की गई। सर, चीन की तैयारी क्या है? ये चीन गल्फ देशों के, खाड़ी देशों के बाजार को युआन के भविष्य के बाजार पर देख रहा है, और जो युआनाइजेशन, जिस पर मनी 9 के दर्शकों को याद होगा कि हम एक पूरा विस्तृत एपिसोड कर चुके हैं इकोनॉमिकम में, जिसका लिंक हम इस कार्यक्रम के नीचे देंगे ताकि आप समझ सकें कि चीन का युआन डिज़ाइन क्या है और जो लागू किया जा रहा है। इस बार जब शी जिनपिंग अरब के देशों की यात्रा पर गए तो उनके 2-3 बड़े उद्देश्य थे, और उन उद्देश्यों में के केंद्र में था उनकी अपनी मुद्रा युआन, क्योंकि धीमे धीमे पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ बढ़ाने की कोशिश मध्य पूर्व में चाइना ने शुरू की है। उसकी 2 वजह हैं चाइना के पास ऐसा करने की। एक तो बड़ी वजह यह है कि चीन एनर्जी का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी मध्य पूर्व के देशों का सबसे बड़ा बाजार भी चीन है, और चीन सबसे बड़ा निर्यातक भी है तमाम सामानों का, उपकरणों का, पुर्जों का जिनकी ज़रूरत इन देशों को होती है, और उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो चीन और मध्य पूर्व के देशों का अकेले खुद का इतना बड़ा व्यापार है कि वो युआन में किया जा सकता है डॉलर को बाहर रखकर। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हीं बैठकों में, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बैठक में शी जिनपिंग ने यह भी ऑफर किया कि सऊदी अरब और मध्य पूर्व के देश जो शंघाई का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है और शंघाई का जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सचेंज प्लेटफार्म है, वहाँ पर जाकर युआन में ट्रेड कर सकते हैं। यानी सऊदी अरब और अमीरात और गल्फ के देश अगर चाहें तो वो युआन में अपने सौदे बुक कर सकते हैं इस एक्सचेंज मार्केट में। इशारा ये था कि चीन अब अगर कोई सौदे करेगा तेल खरीदने के फॉरवर्ड में तो वो अपने एक्सचेंज पर युआन में करेगा, ना कि डॉलर पर ब्रेंट या WTI के किसी बाजार में करेगा। क्योंकि इतना बड़ा बाजार है चीन के पास कि चीन अपने उस बाजार की ताकत का पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 2-3 साल में चीन ने युआन को दुनिया के कारोबार की केंद्रीय मुद्रा बनाने की तरफ काफ़ी सारे बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्रमशः स्विफ्ट में शामिल कराना, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास शामिल कराना, दुनिया के कई बैंकों के साथ स्वैप एग्रीमेंट कर लिए हैं चाइना के सेंट्रल बैंक ने। ये सब उस तैयारी का हिस्सा है जिस तैयारी के बाद शायद अब आप अगले 5-6 साल के भीतर मध्य पूर्व के अंदर पेट्रो डॉलर का युग खत्म होगा और पेट्रो युआन का युग शुरू होगा, ऐसा लगता है। चीन में कोरोना लॉकडाउन खुलने की वजह से नेचुरल गैस की मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिस वजह से पहले से सीमित नेचुरल गैस सप्लाई की मार झेल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में सप्लाई को लेकर आशंकाएं और बढ़ गई हैं। चीन की एक एनर्जी कंपनी CNOOC ने
2023 के दौरान चीन में नेचुरल गैस की मांग 7% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मांग बढ़ने की वजह से चीन में नेचुरल गैस के स्टॉक में तेजी से गिरावट देखी जा रही है और स्टॉक को समान स्तर पर लाने के लिए चीन नेचुरल गैस के आयात को तेजी से बढ़ा सकता है। सर, इसके बाद क्या फिर से नेचुरल गैस की महंगाई लौट सकती है? नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार देखी है। बीच के हिस्सों में जब रूस और यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर था तब गैस की कीमतों में काफ़ी तेजी थी, लेकिन अब उसमें गिरावट हुई थी, अब उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही। चीन की अर्थव्यवस्था वापस खुल रही है, चीन की अर्थव्यवस्था में मांग वापस लौटने की संभावना दिखाई दे रही। ताज़ा जो ट्रिगर नेचुरल गैस बाजार को मिला है वो ये कि जो सेंट्रल एशिया के पाइपलाइन से चीन को, मध्य एशिया की पाइपलाइन से चीन को जो गैस आती थी जो रूस के जरिए, उसकी आपूर्ति में कमी आई है कई वजहों से, और इसलिए चीन में नेचुरल गैस के स्टॉक डिप्लीट हो रहे हैं। चीन को अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए बड़े एनर्जी रिजर्व्स की ज़रूरत है, उसमें गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दोनों की ज़रूरत है, और इसलिए चीन अपने गैस आयात को एलएनजी टर्मिनल्स के जरिए, खास से लिक्विड एलएनजी को समुद्री रास्तों से आयात को बढ़ाना चाह रहा है। गैस को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी खींचतान मची हुई है, क्योंकि यूरोप अपनी गैस की ज़रूरतों के लिए भी रूस के बाहर अन्य देशों पर निर्भर है। यूरोपियन यूनियन गैस पर निर्भरता खत्म करने के लिए, रूस की गैस पर निर्भरता खत्म करने के लिए विशेष फंड्स एलोकेट कर रहा है, और इधर चीन अपने गैस आयात को, पेट्रोल के बाद गैस आयात को बढ़ाने की, 7% से ज़्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, और इसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर नजर आएगा। चलिए, अब दिन की सबसे बड़ी खबर। आज सबसे बड़ी खबर रेलवे से है, लेकिन रेलवे से जुड़ी एक नहीं 3 बड़ी खबरें हैं आज के शो में। पहली खबर, निजी निवेशकों को लुभाने के लिए रेलवे अब नए पीपीपी मॉडल पर काम कर रहा है। इस संबंध में रेल मंत्रालय पहले ही मंत्रिमंडल को एक प्रस्ताव भेज चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि रेलवे का नया पीपीपी मॉडल कुछ वैसा ही हो सकता है जिसे सफलतापूर्वक हाईवे सेक्टर में आजमाया जा चुका है। सर, क्या बदलाव करेगा पीपीपी मॉडल में रेलवे? रेलवे का निजी क्षेत्र के साथ रिश्ता अच्छा बन नहीं पा रहा है, और ये करीब करीब पिछले 15 साल के बजटों को अगर आप देखें तो रेलवे ने अब विदेशी निवेश भी ओपन किया, परियोजनाओं को निजी निवेश के लिए, भागीदारी के लिए बुलाया, पर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ढांचे में बड़ा निजी निवेश नहीं आया। इसमें ताजी कोशिशें ट्रेनों का निजीकरण करने की थी, वो नहीं हो पाई। प्लेटफॉर्म्स के लेवल पर थोड़ा बहुत, सर्विसेज के लेवल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है, लेकिन अब रेलवे एक नए मॉडल के साथ सामने आ रहा है। चुनौती ये है कि रेलवे को करीब करीब 2.5 ट्रिलियन 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कैपेक्स चाहिए, और वो कैपेक्स इसलिए चाहिए क्योंकि रेलवे को अपनी ईंधन का खर्च घटाने के लिए अपनी जो प्रमुख ब्रॉडगेज लाइनें हैं उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। रेलवे ने गति शक्ति टर्मिनल के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया है। अब इस समय रेलवे अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए, जबकि उसके अपने रेवेन्यूज़ बुरी तरह टूटे हुए हैं और सब्सिडी का बहुत ज़्यादा है, रेलवे को निजी निवेश की ज़रूरत है, और इसलिए रोड का जो मॉडल पीपीपी का, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, पर थोड़ा बेहतर ढंग से काम कर रहा है। हमने कई सारी रोड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी देखी है। लगभग उसी मॉडल पर रेलवे शायद अपने कुछ हिस्सों को प्राइवेट सेक्टर के साथ दोबारा खोलने की कोशिश करेगा। रेलवे के पास बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र के लिए बड़ा नेटवर्क है, ट्रेनों का भी और रेलवे ट्रैक्स का भी। इन्हें कैसे मोनेटाइज किया जाएगा, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। रेलवे सरकार अपनी रेल कंपनी आईआरसीटीसी में 5% हिस्सेदारी और बेच रही है। ये बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए होगी। ओएफएस के लिए सरकार ने फ्लोर प्राइस 680 रुपये तय किया है। ये मौजूदा शेयर भाव 734 रुपये से करीब 7.5% कम है। आईआरसीटीसी में 5% हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 2720 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। सर, ये क्यों कर रही है बिक्री? ये बिक्री केवल विनिवेश के कारण है, और जैसे जैसे हम वित्त वर्ष के अंत में बढ़ रहे हैं, सरकार का राजस्व अच्छा होने के बाद भी बड़े वित्तीय दबाव हमें सरकार के बजट पर दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर हाल में आई अनुदान मांगों को देखिए, जिसमें 3 लाख करोड़ से ऊपर का सब्सिडी का बिल है, और अब सरकार को आखिरी तिमाही में संसाधन जुटाने की कोशिश करनी पड़ रही है। नहीं तो ये कंपनी बाजार में पहले से ही सूचीबद्ध है। इसका अतिरिक्त स्टॉक बाजार में फ्लोट करने के सरकार विनिवेश के लिए संसाधन जुटाने की कोशिश करेगी। इस साल का विनिवेश लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और जो बड़े विनिवेश अभी इस साल हो पाए हैं उनमें एक्सिस बैंक में जो सरकार ने हिस्सेदारी बेची थी गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट व्हीकल की, और कुछ और बड़े निवेश हैं। तो शायद ये सबसे आसान
किया जाने वाला विनिवेश है। स्टॉक मजबूत है सरकार की कंपनियों में, IRCTC शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाली कंपनियों में भी है, तो शायद सरकार को तत्काल इसकी बिक्री से विनिवेश की राशि मिलने की संभावना दिखाई देगी। इसमें 2.5% स्टेक अपलोड की जाएगी छोटे निवेशकों के लिए और संस्थागत निवेशकों के लिए। इस बीच सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि सीनियर सिटीजन को कोविड से पहले दी जाने वाली रियायत वापस नहीं होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। सर, कितना बोझ है रेलवे पर और रेलवे रियायतों को वापस लाती नहीं दिख रही है क्या? हाँ, रेलवे रियायतों को वापस लाने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अगर राजनीतिक दबाव बड़ा नहीं हुआ तो जिस तरीके का जवाब रेल मंत्री ने स्पेसिफिकली इस सवाल पर कि जो बुजुर्गों को मिलने वाली टैक्स की रियायत किराए की रियायतें थी उन्हें वापस करने पर था, उनका एक कहना था कि रेलवे का एनुअल पेंशन बिल 60,000 करोड़ रुपए का है। रेलवे की वित्तीय स्थिति वास्तव में इस मामले में काफ़ी दबाव में है और रेलवे को तमाम यात्री सेवाओं पर 60,000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है और ये सब्सिडी भी तमाम टिकटों को सस्ता करके रखी जाती है। इसके अलावा रेलवे को 40,000 करोड़ रुपए फ्यूल पर और 97,000 करोड़ रुपए सैलरी पर देने पड़ते हैं। इन सारी परिस्थितियों की रोशनी में अब रेलवे कंसेशनल यात्रा को कम से कम करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि इस बार के बजट में रेलवे दो बड़ी कोशिशों में लगी हुई है। जो बात रेल मंत्री ने अपने जवाब में नहीं कही, लेकिन अलग से ये बात चर्चा में है कि रेलवे अपने कुछ कारखानों को, अपनी कुछ कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है। रेलवे जैसा हमने डिस्कस किया कि अपनी रेल लाइनों के मोनेटाइजेशन के लिए, उनसे संसाधन जुटाने के लिए PPP की एक बार फिर कोशिश कर रही है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी ली जाएगी। ऐसी स्थिति में और पिछले 2 साल रेलवे के खजाने के लिए काफ़ी खराब बीते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान रेलवे की फ्रेट सर्विस और पैसेंजर सर्विस दोनों में ज़बरदस्त घाटा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में शायद रियायती यात्राओं की व्यवस्था वापस लौटने की उम्मीद नहीं दिखाई देती। महंगे कर्ज का असर लोन बाजार पर दिखने को मिल रहा है। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक मई से अब तक रेपो रेट में कभी 2.25% की बढ़ोतरी कर चुका है, जिसके बाद बैंकों ने भी कर्ज महंगा किया है। कर्जदार अपने कर्ज के प्रीपेमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सर, और क्या संकेत मिल रहे हैं कुछ कर्ज बाजार से? कर्ज बाजार से ये पहली ऐसी खबर है जिसको थोड़ा ध्यान से और करीब से पढ़ा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद बचतों पर तो रिटर्न बढ़ा है, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा जिन्होंने होम लोन के कर्ज ले रखे हैं और एक लंबा समय बीत गया, लगभग 10-12 साल हो गए, उन्होंने ब्याज दरों में इतनी तेज और इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी होम लोन पर, जो अभी वो देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड तो ये है कि लोग या तो अपने लोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहां उन्हें थोड़े कम रियायत के ऑप्शंस मिल रहे हैं बैंकों में, हालांकि इसको लेकर बैंकों में थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। दूसरा ये कि लोग प्रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का। हम लोग भी मनी सेंट्रल में और इकोनॉमिक में लगातार चर्चा करते रहे हैं कि यदि कर्ज ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो ये समझदारी की बात है कि अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो सबसे पहले आप अपना कर्ज वापस कर दीजिए, क्योंकि उसकी लागत ऊंची होने वाली है। यहाँ से एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अभी ताज़े आंकड़े आए हैं वो भी इस रोशनी में देखे जा सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत कम लोग कर्ज लेने की स्थिति में है। शुभम, हमने अपने मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस सर्वे में पाया था कि अधिकांश लोगों की तो इनकम ही कर्ज के लायक नहीं है। बहुत कम लोग भारत में रिटेल स्तर पर बैंकेबल हैं, जिनके पास कोई इनकम का नियमित स्रोत है और वो कागज दस्तावेज हैं जिनके आधार पर उन्हें मकान, कार या बाकी चीज़ों के लिए कर्ज मिल सकता है। उनमें भी जो लोग मौजूद हैं उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो 2021-22 के दौरान 6 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 83.63 लाख करोड़ रुपये हो गई, ये रिजर्व बैंक ने बताया है। और ये इस बात का संकेत है कि नए कर्ज लेने से लोग अब आगे हिचकेंगे। हालांकि हमने पिछले 5-6 महीनों में रिटेल कर्ज में की डिमांड बढ़ते देखी है, लेकिन अब ब्याज दरें बढ़ने के बाद लोग कर्ज चुकाने या कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थाओं के लिए, इंडिविजुअल पारिवारिक इकोनॉमीज़ के लिए, फैमिली इकोनॉमीज़ के लिए तो ये समझदारी भरा संकेत है, लेकिन यहाँ से हाउसिंग बाजार के लिए अच्छे संकेत नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि पुराने ग्राहक अगर अपने लोन वापस कर रहे हैं और नए ग्राहक बाजार में नहीं आ रहे हैं तो हाउसिंग सेक्टर में मांग और डिमांड पर एक बड़ा असर हमें आने वाले समय में दिखेगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चलते चलते स्पेशल रिपोर्ट आज है निर्यात को लेकर। निर्यात जिन सेक्टर से आता है उनमें एक प्रमुख सेक्टर है टेक्सटाइल का, रेडीमेड गारमेंट्स का। इनकी राजधानियां कही जाने वाले जो शहर हैं, चाहे वो तिरुपुर हो चाहे वो लुधियाना हो, यहाँ थोड़ा सन्नाटा है।
सन्नाटा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति सही नहीं है। कहां से ऑर्डर नहीं आ रहे, क्या स्थिति है, निर्यात पे कितना असर होगा, इसका सब कुछ आपको बता रही है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। देश में मंदी भले ही ना आई हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती का असर भारत के उन उद्योगों पर दिखने लगा है जिनमें बना सामान विदेशों को एक्सपोर्ट होता है। देश के कपड़ा उद्योग को ही देख लीजिए। अमेरिका और यूरोप में आर्थिक सुस्ती ने वहां पर भारतीय कपड़ों के लिए मांग घटा दी है और देश से कपड़ों के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर के दौरान देश से रेडीमेड कपड़ों का निर्यात 28 महीने के निचले स्तर तक टूट गया। सिर्फ 98 करोड़ 87 लाख रुपए के रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट हो पाया है। कॉटन यार्न एक्सपोर्ट का भी ऐसा ही हाल रहा। अक्टूबर में इसके निर्यात में 46% की भारी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 71 करोड़ 90 लाख रुपए कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट हो पाया है। पहले कच्चे माल की कमी से कपड़ा उद्योग जूझ रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट मांग को पूरा करने जितना उत्पादन ही नहीं हो पा रहा था। अब कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति बेहतर जरूर हुई है, लेकिन कमजोर वैश्विक मांग की वजह से एक्सपोर्ट में गिरावट बढ़ते ही जा रही है। देश के बड़े टेक्सटाइल हब त्रिपुर से निटवेयर एक्सपोर्ट्स के आंकड़े ही देख लीजिए। अगस्त में त्रिपुर से नेटवेयर एक्सपोर्ट में 17.4% की गिरावट देखने को मिली थी, जो सितंबर में 33% के ऊपर पहुंची और अक्टूबर में 40% के करीब लुढ़क गई। और कपड़ा एक्सपोर्ट में गिरावट ऐसे समय पर आई है जब देश के उद्योगों के लिए कपास के तौर पर कच्चा माल 6 महीने पहले के मुकाबले 25% से ज्यादा सस्ता हो गया है। मंडियों में कपास का भाव प्रति क्विंटल 9,000 रुपए के नीचे आ गया है। जून में यही भाव 11 से 12,000 रुपए के बीच पहुंच गया था। दुनिया भर में महंगाई के खिलाफ लड़ाई में कर्ज महंगा किया जा रहा है और मंदी को बुलावा दिया जा रहा है। भारतीय कपड़ों के बड़े बाजार यूरोप के कुछ देशों में तो मंदी दस्तक दे चुकी है, कई और देशों में पहुंचने वाली है और ऐसी स्थिति में भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात पर और असर पड़ सकता है। और कपड़े ही क्यों, ज्वेलरी, मसाले, चावल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और फुटवेयर जैसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट होने वाली इन सभी वस्तुओं के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोप को ही जाता है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ऐसे ही का